सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक बार फिर आपके साथ हैं। भारतवर्ष ज्ञान परंपरा के शोध की पुण्य भूमि है। समूचा विश्व भारत से अपनी समस्याओं के समाधान के उत्तरों के लिए अपेक्षा रखता है। वसुधा कुटुंब की कामनाएं, अपेक्षाएं हजारों वर्षों से भारतीय मनीषा को आंदोलित करती रही हैं। भारतवर्ष में आध्यात्मिक शोध की, मानव की आकांक्षाओं की पूर्ति के क्रम में समय समय पर होता रहा है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन दर्शन बनाम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्व का प्रकटन भारतीय ज्ञान परंपरा के शोध की उपज है, जो कि मध्य प्रदेश व भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। यह शोध मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि अमरकंटक, जहाँ से मां नर्मदा निकली है, उनके तटों पर किए गए साधना के फलस्वरूप उपलब्ध हुआ है। इस शोध से यह पता चलता है कि यह दर्शन, जिसके प्रणेता परम श्रद्धेय श्री ए नागराज जी हैं, जो एक दार्शनिक के रूप में अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में देख पाने के रूप में सफल हुए हैं, वे मानव जाति के सभी प्रश्नों के सार्वभौमिक और सार्वकालिक उत्तर प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। वह अपने अनुसंधान में मानव जाति के सभी भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करते हुए मानव की सभी समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत कर रहे हैं। जितने भी मानव संतान इस दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, उनका भी यही निष्कर्ष है कि मध्यस्थ दर्शन में मानव जाति के सभी प्रश्नों को सार्वभौमिक, सार्वकालिक उत्तर उपलब्ध है। तो आज हम मिलेंगे इसी क्रम में शोधरत एक अध्येता श्रीमती स्मिता पाठक जी से। नमस्कार। हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन है क्या? मध्यस्थ दर्शन एक पूरी दर्शन परंपराओं का एक शोध है, जो कि अस्तित्व मूलक है और मानव को केंद्र में रख करके ये पूरा चिंतन किया गया है। अभी तक की जो उपलब्ध विचार परंपरा या जो मानव जाति में शोध हुए हैं, अस्तित्व को समझने को लेकर के, तो एक शोध हुआ है ईश्वर को केंद्र में रख करके पूरा चिंतन किया गया है, जिसको हम लोग आदर्शवादी चिंतन बोलते हैं। दूसरा चिंतन जो भौतिकवादी चिंतन है, जिसको पदार्थ को केंद्र में रख करके संपूर्ण चिंतन किया गया है। और इन दोनों विचारधाराओं पर मानव जाति ने जो है शोध भी किया और उस पर जी करके भी देखा है। और उससे ये देखने में आया कि आदर्शवादी विधि से मानव नस्ल रंग जाति की जो है सीमाओं में बंध गया और भौतिकवादी विधि से वर्ग संघर्ष में फंस गया। यहाँ पर भी भय प्रलोभन के आधार पर मानव जी रहा है, भौतिकवाद में भी भय प्रलोभन के आधार पर मानव जी रहा है। आदर्शवाद रहस्य से मुक्त नहीं हो पाया और भौतिकवाद संग्रह सुविधा के चंगुल में फंस गया है। इस प्रकार से मानव जाति ने इन दोनों विचारधाराओं के प्रयोग के आधार पर जो जीकर देखा, उससे वो अनंत समस्याओं के जाल में फंस गया है और उससे निकलने को उसको रास्ता मिल नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मानव जो है प्रकृति का तो अध्ययन कर पाया, पर वो स्वयं को सार्वभौमिक रूप में मानव रूप में नहीं पहचान पाया है। अभी स्त्री पुरुष नस्ल रंग जाति के रूप में ही मानव की पहचान है, जो मानव की वास्तविक पहचान नहीं है। और आदर्शवाद मानव को पापी और अज्ञानी बोलता है, भौतिकवाद मानव को अपराधी बोलता है। मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद बोलता है कि मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय स्वतंत्र इकाई है और वो दासता से मुक्त अभयता से जीने वाली इकाई के रूप में है। और उनका ये प्रतिपादन है मध्य दर्शन का, हर मानव संतान सत्य वक्ता के रूप में, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक के रूप में और न्याय के याचक के रूप में जन्म लेता है। लेकिन चूंकि जो भी हमारी परिवार परंपराएं हैं, धर्म परंपराएं हैं, शिक्षा परंपराएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये जो मानव के कल्याण के लिए थी, वो मानव संतान की जो ये नैसर्गिक जो उसकी प्रतिभा है कि वो सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है और न्याय का याचक है, उसकी इस नैसर्गिक क्षमता को जो है संरक्षित कर पाने में सफल नहीं हुआ और वही बच्चा धीरे धीरे जाकर के ईर्ष्या दुविधा द्वंद्व का शिकार होकर के जो है भय प्रलोभन के आधार पर जीने के लिए विवश हो जाता है। तो विवशता जीना मानव का स्वत्व नहीं है।
तो मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद जो है मानव को केंद्र में रख करके समूचा चिंतन करता है, और वो मानव कोई सार्वभौमिक व्याख्या को रखते हुए मानव के जीने के 4 आयाम और 5 स्थितियों में जो मानव जीता है उसके संपूर्ण स्वरूप को न केवल वैचारिक रूप से, तात्विक रूप से रखता है, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से भी रखता है। उसके आधार पर मानव का स्वरूप क्या होगा, परिवार का स्वरूप क्या होगा, समाज का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अभी हम समुदाय मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, समुदाय में जी रहे हैं, अभी समाज का स्वरूप है नहीं। तो समाज का स्वरूप क्या होगा, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, इसकी वो सार्वभौमिक व्याख्याएं रखते हैं। इसके लिए पूरे संविधान तक की योजनाओं तक की प्रस्तुतियां हैं, जिससे न केवल ये विचार रह जाए बल्कि ये मानव के आचरण में, व्यवहार में और व्यवसायिक क्रिया में भी समाधान को प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार से ये दर्शन आदर्शवाद भौतिकवाद के विकल्प के रूप में जो है मानव जाति की सभी समस्याओं के सार्वकालिक और सार्वभौमिक उत्तरों को प्रस्तुत करता है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी का मुख्य अनुसंधान क्या है, और क्या यह अनुसंधान जो वर्तमान की समस्याएं हैं उसके समाधान को प्रस्तुत करता है? बिल्कुल करता है। मानव के सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मानव जाति जो है ना अभी सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रही है। अभी पूरी मानव जाति में सही गलत का निर्णय नहीं हुआ है ना। अभी सत्य अपना अपना है, जबकि सत्य सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है, ये पहचान है मानव जाति में। लेकिन अभी ऐसा जो आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से मानव ने जीकर देखा है, तो किसी सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए धर्म की अलग अलग व्याख्याएं हैं, और जो भौतिकवाद है वो भी यही कहता है कि सभी सबके लिए नहीं हो सकता है, मोक्ष भी सबको नहीं मिलेगा, सुविधा संग्रह भी सबको नहीं मिलेगी। आदर्शवाद कहता मोक्ष नहीं मिलेगा, भौतिकवाद कहता सुविधा संग्रह नहीं मिलेगा। तो न्याय धर्म सत्य में जीने की आकांक्षाएं कैसे पूरी होगी? यदि न्याय में मानव जीना चाहता है तो जब कुछ को मिलेगा और कुछ को नहीं मिलेगा तो न्याय तो प्रमाणित नहीं होगा। इसलिए मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद न्याय की सार्वभौमिक व्याख्या करता है। और मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद जो है जितने भी प्रश्न हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जीने के जितने प्रश्न हैं, अंतर्द्वंद से ग्रस्त मानसिकताओं की जितने प्रश्न हैं, आने वाली मानव संतानों की जो दिशा निर्देश है, मानव जाति का भविष्य क्या होगा, उसके सभी भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रश्नों के सार्वभौमिक और सार्वकालिक उत्तरों को देता है। आप पिछले लगभग 27 वर्षों से मध्यस्थ दर्शन से जुड़ी हुई है। अब आपको आगे क्या संभावनाएं दिखती हैं? संभावनाएं ही है भैया, क्योंकि जब मैं इस दर्शन में आई थी तो यही सोच कर आई थी कि क्या व्यवस्था में जी करके ही मानव खत्म होगा कि मानव का कोई सौभाग्य भी होगा। इस दर्शन के जो मैंने पहला शिविर 1998 में किया था, और उस समय ही मुझे लग गया था कि इसमें मानव जाति की जितनी भी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, समाधान समृद्धि के साथ जीने की, न्याय से जीने की, समानता से जीने की, सम्मान से जीने की, है ना, वो सभी जो है इसमें पूरी होती दिखी। और अध्ययन करने के बाद तो अब ये विश्वास भी सुदृढ़ हो गया है कि ये केवल एक विचार नहीं है, ये मानव मानसिकताओं में, आचरणों में, परिवार परंपराओं में, समाज व्यवस्थाओं में, राज्य व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्थाओं में, सभी में ये सूत्रित होते हुए मानवीय परंपरा को सूत्रित करने में सफल होगा। आज देश की कितनी संस्थाएं, कितने विश्वविद्यालय हैं जहां जीवन विद्या के बारे में अध्ययन चल रहा है, उन पे विचार चल रहा है? इसका प्रारंभ तो IIT दिल्ली से हुआ था। वहाँ पर बाबा जी ने लगभग मेरे ख्याल से 90 से जाना शुरू किया था। काम वहाँ 97 से, मतलब ठीक से लोगों ने, उनको समझने में थोड़ा समय लगा। तो ये सारा काम IIT दिल्ली से शुरू हुआ। फिर IIT कानपुर में भी इसके शिविर हुए। HBIT कानपुर में श्री आदरणीय गणेश बागड़िया जी हैं, उन्होंने इसको शुरू किया। और ये धीरे धीरे IIIT हैदराबाद में आदरणीय राजीव सांगल जी ने वहाँ पर मध्य दर्शन के आधार पर प्रयोग किए। उसके बड़े सफल परिणाम आए हैं। और ये वहाँ से होते हुए फिर छत्तीसगढ़ में एक रामशंकर अग्निहोत्री जी थे, पांचजन्य के संपादक, अब तो वो है नहीं है, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हिंदुस्तान समाचार के संपादक रहे हैं। तो उनसे पाठक जी का परिचय था, तो पाठक जी ने उनसे बात की और वो इस बात से सहमत हुए कि ये एक अच्छा दर्शन है और उसको आना चाहिए। तो उन्होंने फिर बाबा जी से जाकर भेंट भी की। उनको बाबा जी इसलिए बोलते थे कि उनकी आयु ज़्यादा है,
वो उस तरीके के आध्यात्मिक गुरु नहीं है जैसा हम लोग आज उनको पहचानते हैं। वो मूल रूप से परम ऋषि भी के रूप में भी प्रमाणित हुए हम लोग के सामने और दार्शनिक के रूप में भी है। ये पूरा दर्शन एक दार्शनिक अभिव्यक्ति है। तो दर्शन का मतलब होता है किसी दृष्टि से किसी वास्तविकताओं को देखना। तो अभी मानव जाति परिहित लाभ की दृष्टि से देखती है हर वास्तविकता को, इवन अपने होने को भी। मध्य दर्शन जो बाबाजी ने जिसको देखा वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से संपूर्ण अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से ये ट्रिपल IIT से होते हुए फिर छत्तीसगढ़ में SCRT में आया और इसके साथ साथ वहाँ की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ फिर ये AICT के प्रोग्राम्स में आया। अभी भी AICT के प्रोग्राम्स में है। UPTU में आया, PTU में आया और इस प्रकार से देश के बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट संस्थाओं में धीरे धीरे इसको हम लोग चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नाम से लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मानव अभी जीव चेतना में जी रहा है, मानव चेतना में भी वो है नहीं। तो ये अभी ऐसे संस्थाओं में जा रहा है धीरे धीरे और मुझे लगता है कि देश भर में इसकी ध्वनि तो गूंज गई है। जी। महिलाओं के लिए यह दर्शन कितना उपयोगी है? उनके सामान्य को प्रतिष्ठित करने में इस दर्शन की कितनी उपयोगिता है? बात ये तो मानव केंद्रित चिंतन है, मानव की बात करता है और महिलाओं की एक मानव के रूप में पहचान तो नहीं है। हालांकि पुरुषों की भी नहीं है, वो भी अपने को पुरुष ही मानते हैं, स्त्रियां अपने को स्त्री मानती हैं। मानव के रूप में भी कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा है। तो जो मानवीय गरिमा है, मानवीय सम्मान है ना, मानव जो है ना देने वाला देकर खुश होता है, लेकर खुश नहीं होता। तो सम्मान जो है ना, मानव का सम्मान यही है कि वो मानव के रूप में जी पाए और सहयोगिता सहकारिता से जी पाए। उसे अपने प्रयोजन, अपने जीने का लक्ष्य, दिशा और प्रयोजन स्पष्ट हो। तो मानव का लक्ष्य, दिशा और प्रयोजन ये नर को भी स्पष्ट होता है मध्य दर्शन के अध्ययन से, नारी को भी स्पष्ट होता है। तो नारियों में जो शोषित, उनका शोषण होता है और पुरुषों को एक प्रकार से हम शोषण के रूप में देखें तो अभी तो नारियां भी शोषण की शिकार हैं और शोषण करती भी हैं, पुरुष भी शोषण करते हैं और शोषित भी होते हैं। तो अभी पूरी मानव जाति में पोषण क्रिया नहीं है। जबकि अस्तित्व का अध्ययन किया जाए तो वहाँ पोषण के अलावा शोषण क्रिया नहीं है ना। हम लोग ऐसा भी मानते हैं, उसके विधिवत अध्ययन की आवश्यकता है। तो नारियों में जो अपने को एक हीनता की भावना उनमें होती है, वो अपने उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हालांकि अभी विश्वास को मानव जाति में पहचाना नहीं गया है। तो पुरुष भी विश्वास के रूप में जीते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने को मानव तो मानते हैं, स्त्री अपने को मानव भी नहीं मानती है। तो इसके अध्ययन से स्त्रियों में अपने को मानव के रूप में पहचानने की और जो उनमें संयमता से जीने का क्षमता जो परंपरा में अभ्यास के कारण से विकसित हुआ है, वो उनके लिए वरदान सिद्ध होता है और वो अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के साथ में अपने मतलब माँ के संबंध में, बहन के संबंध में, पत्नी के संबंध में और पुत्र पुत्री के संबंध में अपने को प्रमाणित करते हुए एक मानव की संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सक्षम हो सकते हैं। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? अभी परिवार में ही किसी व्यक्ति का संस्कार होता है। वो जो भी कुछ सीखता है, जो परिवार में विचारधारा होती है, उससे तदाकार हो जाता है। यहाँ तक कि नाम के अर्थ से तदाकार होता है। तो जो मानव में विचार पक्ष है, जो जिसको हम लोग संस्कार बोलते हैं, वो परिवार से ही होता है। तो अभी तक आदर्शवाद और भौतिकवाद को परिवार में जीने की जगह नहीं स्वीकारा गया और काम करने की जगह समाज रही, परिवार नहीं रहा। मध्य दर्शन कह रहा है कि परिवार व्यवस्था की मूल इकाई और परिवार में जीते हुए मानव जाति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में वैसे ही भागीदारी कर पाएगी जैसे एक परमाणु रूप में अणु में भागीदारी करता है और रचना में भागीदारी करते हुए सार्वभौम व्यवस्था तक भागीदारी करता है। वैसे ही मानव जाति जो है, हर मानव परिवार में भागीदारी करते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानवीय चरित्र को प्रमाणित करके जो है मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना, तीन चेतनाओं जिस तरह के मध्य दर्शन में कहा है। इसकी एक अलग व्याख्या है, फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से मध्य दर्शन संपूर्ण प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। यह आदर्शवाद और भौतिकवाद से किस तरह भिन्न है यह दर्शन? पूरे अस्तित्व को जो शोध हुआ है ना, अस्तित्व को समझने के लिए, तो उसने ऐसा माना कि ईश्वर कोई नियंता है, ईश्वर ही चलाता है। वो अभी रहस्य में है, वो मानव जाति के मतलब वो पूजा पाठ में तो है, आचरण विचार में नहीं। तो ये आचरण, और जैसे ये था कि मानव
आध्यात्मिक यात्रा करके या पूजा पाठ करके पापी से पुण्यात्मा हो जाएगा, ऐसा तो दिखाई देता नहीं है ना। तो ये रहस्य में चला गया भैया। तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में सूत्रित नहीं हुआ। और जो भौतिकवाद है वो जो पदार्थ से चेतना की उत्पत्ति की बात कर रहा है वो भी प्रमाणित नहीं हुआ। आदर्शवाद कह रहा है चेतना से पदार्थ की उत्पत्ति हो रहा, वो भी प्रमाणित नहीं हुआ। तो अस्तित्व को समझने के संदर्भ में ही मध्य दर्शन विकल्प है, क्योंकि ये मध्य दर्शन कह रहा है कि न चेतना से पदार्थ पैदा हो रहा है, न पदार्थ से चेतना पैदा हो रही है, चेतना और पदार्थ सहअस्तित्व है। तो ये सहअस्तित्ववादी दर्शन है। तो अस्तित्व की समझ के संदर्भ में ही ये विकल्प है। तो फिर विचार में भी विकल्प है, कार्य में भी विकल्प है, व्यवहार में भी विकल्प है, व्यवस्थाओं में भी विकल्प को प्रस्तुत करता है। इसलिए जो आदर्शवादी भौतिकवादी विचार है उसके विकल्प के रूप में वो प्रस्तुत। यह दर्शन मृत्यु के बाद के जीवन पर भी प्रकाश डालता है, इसको कैसे समझे? हाँ। अभी तक हम तो भारतीय लोग ये मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और जीवन का अस्तित्व है सदा सदा से, ऐसे हमारी परंपराओं में ये ध्वनि तो है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध होता है। मध्य दर्शन कह रहा है कि जड़ परमाणु ही गठन पूर्ण रूप में चैतन्य परमाणु के रूप में है। वो परमाणु के क्रियाकलाप के रूप में वो ये कह रहा है कि अस्तित्व, पूरा अस्तित्व जो है परमाणु का ताप दाब ध्वनि विद्युत और प्रकाश के संयुक्त अभिव्यक्ति है, सम्मिलित अभिव्यक्ति है। तो जीवन भी अस्तित्व के प्रकटन क्रम में एक स्थिति है। तो जीवन जो है वो एक गठन पूर्ण परमाणु के रूप में है। तो जब गठन पूर्ण हो जाता है तो वो वापस फिर भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से विकास की अवधारणा को मध्य दर्शन में स्पष्ट किया गया कि विकास ये नहीं है कि सड़कें बन जाए, नदियाँ बन जाए, ये तो मानव जाति की आवश्यकता के अर्थ में है ना। इसकी उपयोगिता सदुपयोगिता को भी पहचानना होगा। तो ये कहना है कि विकास जो है परमाणु में होता है और जड़ परमाणु गठन पूर्ण हो जाता है, फिर ये भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप में भागीदारी नहीं करता है। तो अस्तित्व विकास क्रम विकास, फिर चैतन्य होने के बाद में जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता तक की यात्रा है। तो जागृति पूर्वक मनुष्य जो है यह अस्तित्व सहअस्तित्व है, इसको जीवन रूप में पहचानता है। तो जो मानव है वो जीवन की ही मानव रूप में अभिव्यक्ति है। जो जीवन में समझ होती है वही उसके व्यवहार कार्य और व्यवस्थाओं में सूत्रित होती है। तो इस प्रकार से जीवन का अस्तित्व सदा सदा से है ना, जिसको कहते हैं ना हम लोग की नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पावका। तो कोई भी भौतिक रासायनिक क्रिया गठन पूर्ण परमाणु पर जो है वो हावी नहीं होती है, मतलब उसको नष्ट नहीं कर सकती है। तो चाहे सूर्य में ये जल भी नहीं पाएगा, जो हम सुनते रहे हैं उसका समूचा जब गठन पूर्णता को समझते हैं तो उसमें ही समझ में आता है। तो ये जीवन जो है क्यों है अस्तित्व में, तो जागृति के लिए है। मानव परंपरा क्रम से जागृत होती है। तो ये जागृति क्रम में 4 विषय जीव अवस्था में प्रमाणित हुए, भ्रमित मानव में 5 संवेदनाएं प्रमाणित हुई। तो मानव ज्ञान में यहाँ तक पहुँचा है। अब 3 ऐषणाएं और उपकार प्रवृत्ति तक मानव को जानना है। ये पूरा अध्ययन हुआ। इस अध्ययन से मानव में जो चेतना विकास होगा, तो मानव चेतना अध्ययन पूर्वक 3 ऐषणाओं का मतलब होता है पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, जो सर्व शुभ संपन्न मानसिकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम हजारों साल से इसको गा रहे हैं। ये सर्व शुभ कैसे घटित होगा, वसुधा कुटुंब के रूप में कैसे प्रमाणित होगी, हम धरती एक अखंड मानव जाति के रूप में कैसे प्रमाणित होंगे, इसका पूरा प्रस्ताव मध्य दर्शन दे रहा है। तो ये मानवीय आचरण 10 सोपानी व्यवस्था में समाधान समृद्धि को सूचित करते हुए पूरा होगा। तो ये जीवन जागृत होने के बाद भी भागीदारी करता है अन्य जीवनों को जागृत होने में। शरीर रहते हुए भी करता है, शरीर छोड़ने के बाद भी करता है। अब ये तो एक आपके लिए सूचना हुई, क्योंकि मेरे पास तो 27 वर्षों का शोध है और इस पर भी और भी शोध की आवश्यकता तो है ही। तो अभी ये शोध हम लोग कर ही रहे हैं और उसको धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में हम ला भी रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा दर्शन अस्तित्व के क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर कहा गया है, प्रस्तुत किया गया। ऐसा नहीं है कि नागराज जी ने कहा है इसलिए बात सही है, या सुनीता पाठक कह रही है इसलिए बात सही है। हम जब भी इसको रखने जाते हैं तो हमको ये कभी नहीं कहना पड़ता कि मैं कह रही हूँ या नागराज जी कह रहे हैं। अस्तित्व में इस प्रकार का विधि विधान है, उस विधि विधान के तहत ये अग्रिम करती है और ये यहाँ तक पहुँचना है।
इस प्रकार से ये दर्शन जो है अस्तित्व के क्रियाकलापों के आधार पर प्रस्तुत है। तो जीवन की जो अवधारणा अभी तक गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये 3 मौलिक अनुसंधान जो है ये स्पष्ट रूप से ये अनुसंधान यही है कि परमाणु में गठन पूर्णता होती है, जागृति पूर्वक क्रिया पूर्णता है और प्रमाण पूर्वक आचरण पूर्णता है। इस प्रकार से ये जीवन की जो मृत्यु के बाद भी संभावनाएं हैं और उसकी उपस्थिति है, क्योंकि मोक्ष के बाद जीवन का कोई उपयोग है ऐसा हमारी परंपरा में तो नहीं आया, लेकिन ये परंपरा कहती है कि मानव शरीर में जागृत होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी हम जीवन के रूप में व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इस संबंध में दर्शन क्या कहता है, क्या कहा गया इस दर्शन में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का बर्निंग इशू है, क्योंकि धरती नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहने वाले हैं। तो मानव तभी रहेगा ना जब धरती रहेगी। तो ये अनुसंधान जो है मानव संबंध में संतुलन और मानव प्रकृति संबंध में संतुलन को ही प्रस्तुत करता है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो क्यों हुई है ये समझना है। तो ये मानव ने जो विचार किया और मानव में जो परिहित लाभ की दृष्टि रही और उसने अपने को शरीर माना, शरीर मानने से भोग प्रवृत्ति में गया, भोग प्रवृत्ति के कारण से संग्रह सुविधा में गया, संग्रह सुविधा से वो विलासिता में गया, विलासिता में जाने से शोषण हुआ, शोषण के कारण से जो शोषण अपने में आतंक का स्वरूप है ना। तो ये इस द्रोह विद्रोह युद्ध तक आप देखिए तो पूरी धरती पर जो ये शोषण है, जब एक मानव दूसरे मानव का शोषण करता है तो परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय का शोषण करता है, श्रेष्ठ निष्ठ बना रहता, अपना पराया बना रहता है, तो लड़ाई झगड़े हैं। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करता है तो बद विध्वंस है, युद्ध है। अब यदि मानव में मानव मानसिकता ही नहीं आई, धरती को एक कुटुंब के रूप में नहीं पहचाना, मानव को एक जाति के रूप में नहीं पहचाना और न्याय की सार्वभौमिक व्याख्या नहीं हुई, तो ये तो सब हो गई। और ये सब होगा तो युद्ध के हथियार, अब हम तो हाइड्रोजन बम तक आ रहे हैं, तो ये धरती बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो क्या मानव अपने को बुद्धिमान प्राणी बोलता है, वैचारिक क्रिया और बुद्धि वाला व्यक्ति बोलता है? तो ये जो भी रिजल्ट आए हैं ये क्या मानव जाति की बुद्धि के परिणाम है? और इससे केवल इतना ही नहीं हुआ कि ये धरती नष्ट होने को आई है, इससे ये भी हुआ है कि जैसे आप देखते हो ना कि किसी चीज़ को ठंडा करना होता है तो उसके आसपास में जैसे हम आग तापते हैं उसका ताप हम में आ जाता है, हमारा हाथ गर्म हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। नियम ये है कि जो स्वभाव गति में होता है वही आवेशों को अपने में समाहित करता है। तो ये सूरज जो है ये गर्म, इसको एक ताप को समाने का काम ये धरती कर रही थी। हमने धरती पर जो भी उत्पादन प्रक्रियाएं की मानव जाति ने, उससे ये धरती तापग्रस्त हो गई। तो ये धरती को नष्ट करने तक का कार्यक्रम नहीं किया मानव जाति ने, वो जो सूरज में भागीदारी थी सार्वभौम व्यवस्था में उसमें भी हस्तक्षेप किया। ये जो सोलर सिस्टम है इसका आकाश गंगाओं में कोई भूमिका होती है और आकाश गंगाओं की परस्पर भूमिका होती है, जिसको विज्ञान में ब्रह्मांडीय किरणों के संतुलन के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो इस धरती पर जितना क्रियाकलाप है, जो भी रचनाकार है, उन ब्रह्मांडीय किरणों के योग से इसको तो विज्ञान भी पहचान चुका है। तो यदि इस धरती पर कोई अव्यवस्था होती है, वो सार्वभौम व्यवस्था अनंत ब्रह्मांडों के स्तर तक अव्यवस्था का सूत्रधार होता है। ये मानव को समझना होगा कि एक मानव के रूप में जीना और मानवीय आचरण में प्रस्तुत होना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। नहीं तो अस्तित्व की सार्वभौम व्यवस्था है ना, उसमें मानव हस्तक्षेप करता है तो सार्वभौम व्यवस्था में हस्तक्षेप ही पाप है और सार्वभौम व्यवस्था को बनाए रखना ही पुण्य है। तो यदि मानव नस्ल, रंग, जाति, भाषा, मत, पंथ, रंग, नर नारी के रूप में जिएगा, यदि नर नारी के रूप में जिएगा, मानव के रूप में नहीं जिएगा तो परिवार नहीं बनेगा। गरीब अमीर के रूप में जिएगा तो समाज नहीं बनेगा। समुदाय के रूप में जिएगा तो समाज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की सारी कामनाएं केवल कोरी कल्पनाएं रहेंगी, वास्तविकता तो नहीं होगी। तो यदि मानव जाति न्याय से, विश्व समानता से, स्वतंत्रता से, बंधुता से जीना चाहता है तो नर नारी से मुक्त मानव के रूप में अपने को देखना होगा, समुदाय से मुक्त मानव के रूप में अपने को देखना होगा, अपने बड़ाई से मुक्त मानव को एक जाति के रूप में पहचानना होगा। तभी जाकर के मानव की सभी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत हो सकते हैं, वरना मरने की तो पूरी तैयारी है। ये थी सुनीता पाठक जी, जो पिछले 27 वर्षों से मध्यस्थ दर्शन में अध्ययनरत है, अनुकूलक है। लेकिन आप समझिए कि बाबा नागराज जी महाराज जिन्होंने अमरकंटक में समाधि के रूप
में लेकर बहुत सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया और जो समझ आया उसका बहुत सारा उपयोग अभी होना बाकी है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जीवन की एक नई धारा है जो अमरकंटक से माँ नर्मदा निकली है जीवनदायिनी, वहीं से एक वैचारिक आध्यात्मिक है जिसको कहें एक समाज सुधार की एक धारा निकली है जीवन विद्या के रूप में। ये कितनी कब पल्लवित होती है, हालांकि वहाँ पर जब तक बाबा जी थे तो उनका जो परिचय था, अब्दुल AJ कलाम जब राष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्र के संदेश में जीवन। मेरे प्रिय नागरिकों, भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को घर और विदेश में अपनी शुभकामनाएं और आपके सुख और समृद्धि के लिए शुभेच्छा देता हूं। मैं एक ऐसे विशिष्ट मॉडल की विशेषताओं को साझा करना चाहूंगा जिसने सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जीवन विद्या का अनुभव। जीवन विद्या का अभ्यास प्रोफेसर गणेश बागड़िया, IIT कानपुर, प्रोफेसर राजीव सांगर, निदेशक किबल IIT हैदराबाद और उनकी टीमों द्वारा किया जा रहा है। यह टीम हिंसा, भ्रष्टाचार, शोषण, प्रभुत्व, आतंकवाद और युद्ध की प्रमुख समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित करने के प्रति चिंतित है। यह पाया गया है कि हिंसक और असामाजिक व्यवहार जब तक सावधानी से और पेशेवर तरीके से नहीं निपटा जाता, वह चरम व्यवहार को बढ़ा सकता है। जीवन विद्या व्यक्ति के संपर्क में अस्पष्टता और अनिश्चितता के लिए सहिष्णुता विकसित करती है, जिससे स्वज्ञान की सहायता से आत्म और समग्र अस्तित्व में सामंजस्य को समझा जा सके। अकादमिक इस तकनीक के उपयोग के माध्यम से जेल में बंद कैदियों के बीच भी उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन विद्या एक ऐसी सिखाई जाने वाली मानव मूल्य आधारित कौशल है जो व्यक्ति के मन में, परिवारों में, संगठनों में और सार्वजनिक जीवन में अंतर्निहित संघर्षों का समाधान कर सकती है। आंतरिक संघर्ष हिंसा का मूल तत्व है। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण कौशल के साथ द्वितीयक शिक्षा की कुल अवधि को 25,000 घंटे की पढ़ाई से घटाकर 20,000 घंटे किया जा सकता है कि बच्चे अधिक जिम्मेदार और उत्पादकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इन प्रयोगों को कई लोगों पर पहुंचाने के लिए नेटवर्क विकसित करने के द्वारा ICT का उपयोग करके प्रभाव डाला जा सकता है, जिसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली को मानव विकास के संदिग्ध पहलुओं पर बढ़ती हुई ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान के आयात की यह प्रक्रिया एक ऐसा शिक्षण वातावरण उत्पन्न करेगी जहां ज्ञान, आत्मा में और ज्ञान से परे कुछ की संभावना में पूछताछ की यह पूरी आंदोलन स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक क्रांति लाएगी। इससे मानव संबंधों में और इसलिए समाज के समग्र स्वरूप में एक पूरी तरह से अलग क्रम प्रकट होगा। इस प्रक्रिया की बुद्धिमान समझ मानवता की चेतना में एक गहरा परिवर्तन ला सकती है। कर्नाटक के तत्कालीन चीफ जस्टिस वेंकटचलैया जी बाबा जी से मिलने अमरकंटक गए। इसके अलावा भी चिंतक गोविंदाचार्य, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी जीवन विद्या को छत्तीसगढ़ में लागू करना चाह रहे थे। कुछ प्रयास उन्होंने किए भी। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे तब उन्होंने शिक्षा मंत्री मोतीलाल वोरा को अमरकंटक भेजा था। वो 3 दिन बाबा के पास रहे थे। ऐसे अनेकों अधिकारी, राजनीतिक अमरकंटक गए हैं, समझ कर आए हैं, लेकिन अभी जीवन विद्या उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। देखना यही है कि समाज कब जागृत होता है, कब जीवन विद्या के उस आभा मंडल या जो समाज सुधार का जो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है उसमें जुड़ पाती है। आज के लिए बस इतना है। सार्थक संवाद के लिए धन्यवाद।